Dear students, Assalamu alaikum. Today's topic for discussion is transpiration. So, what is transpiration? In this video, we will see what is transpiration, what are the different factors which affect the rate of transpiration, and third thing, uh, which theory support this process that is transpiration. So, first of all, we will discuss what is transpiration. It is the process of water movement through a plant and its evaporation from aerial parts of the plant, स्पेशली लीव्स कि पानी का जो मूवमेंट है प्लांट के अंदर हो रहा है, ये वो प्रोसेस है। और फिर वो पानी जब मूव करके प्लांट के एरियल पार्ट्स की तरफ जाता है तो फिर स्पेशली लीव्स में से जब वो बाहर जाके निकल जाता है प्लांट की बॉडी में से, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसपायरेशन. Basically, there are three types of transpiration. One is called stomatal, second one is called lenticular, and third one is called cuticular. Most of the transpiration is done by through stomata. So 90% जो स्टोमेटल ट्रांसपेरेशन जो ट्रांसपेरेशन होती है वो स्टोमेटल होती है, लेंटिकुलर और क्यूटिकुलर जो बहुत कम होती है. सो देखते हैं कि ये प्रोसेसेस कैसे होते हैं. सबसे पहले हम स्टोमेटल देखते हैं. तो स्टोमेटल ट्रांसपेरेशन एज यू नो थ्रू स्टोमेटा होगा. स्टोमेटा आपको पता है कि दीज आर स्मॉल ओपनिंग्स विच आर प्रेजेंट ऑन द लोअर एपिडर्मस. मोस्टली इसकी लोअर एपिडर्मस पे ज़्यादा होते हैं, अपर एपिडर्मस के ऊपर भी होते हैं, लेकिन लोअर एपिडर्मस के ऊपर इसकी जो है प्रेजेंस ज़्यादा होती है. तो यहाँ पे क्या है, ये हमारे पास गार्ड सेल्स हैं. गार्ड सेल्स के दरमियान जो है हम देख रहे हैं छोटा सी ओपनिंग है जिसको रेड कलर से मैंने शो किया है, इसलिए स्टोमा है. दिस इज़ द आउटर एरिया. जो इन्वायरमेंट जो हमारे लीव के साथ सराउंडिंग है, ये वो चीज़ है. ये बेसिकली स्टोमेटा का लीव का की एनाटमी है. तो उसका सेक्शन है. तो उसमें हम देख रहे हैं कि ये जो लीव की इंटरनल इन्वायरमेंट है वो आउटर इन्वायरमेंट के साथ जुड़ा हुआ है थ्रू दिस स्टोमा. अच्छा, अंदर इन्वायरमेंट उसका कैसा है, अंदर उसकी स्ट्रक्चर कैसा है, वहाँ हम ये देख रहे हैं कि लोअर एपिडर्मस है. लोअर एपिडर्मस के जो है ऊपर अंदर हम जाते हैं तो देखते हैं कि छोटे छोटे एयर स्पेसेस मौजूद हैं. इसको हम इंटरनल एयर स्पेसेस कहते हैं या इंटरसेलर स्पेसेस कहते हैं. और ये हैं हमारे पास बेसिकली ये और ये सेल जिसको हम मीज़ोफिल सेल्स कहते हैं. मीज़ोफिल्स का ये जो लोअर पार्ट है जिसमें एयर स्पेसेस मौजूद है उसको हम स्पॉन्जी लेयर कहते हैं. और जो ऊपर कॉम्पैक्टली पैक्ड सेल्स हैं तो उसको हम पेरिसेट पैरेन्काइमा कहते हैं. और ऊपर ये जो लेयर है ये हमारे पास अपर एपिडर्मस. एपिडर्मस के ऊपर फिर क्यूटिकल लेयर भी होती है. अच्छा जी, तो साइड में हमने यहाँ पे वस्कुलर बंडल शो किए हुए हैं. फ्लोएम और जाइलम इसके अंदर मौजूद होते हैं. तो होता क्या है बेसिकली कि जब यहाँ पर आउटर एरिया में पानी या ह्यूमिडिटी कम हो जाता है तो क्या होगा, वाटर विल मूव फ्रॉम इंटरसेलुलर स्पेसेस टू आउटसाइड ऑफ द थ्रू स्टोमेटा टू द आउटर साइड ऑफ द लीफ. तो जब पानी यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये जो रेड एरोज मैंने शो की ये वाटर की वो बता रहे हैं, डायरेक्शन बता रहे हैं कि वाटर जो है वो यहाँ से इस तरफ निकल रहा है. तो जब पानी यहाँ से स्टोमेटा के ज़रिए से बाहर स्पेस में आ जाएगा, आउटर स्पेस में आ जाएगा, तो क्या होगा कि जो स्पॉन्जी पैरेन्काइमा सेल्स हैं वहाँ से पानी जो है वो इन इंटरसेलुलर स्पेसेस में, मतलब यहाँ पे पानी की कमी होगी. तो हमने पढ़ा है कि जहाँ पे वाटर पोटेंशियल ज़्यादा होते हैं वहाँ से दूसरी तरफ जहाँ पे वाटर पोटेंशियल कम होता है पानी उस तरफ मूव करता है. तो वाटर पोटेंशियल जो है हमारे इस स्पॉन्जी सेल्स में ज़्यादा होगा. वाटर पोटेंशियल ज़्यादा होने की वजह से वाटर यहाँ से इंटरसेलुलर स्पेसेस में मूव करेगा. अब चूँकि यहाँ इसने पानी नहीं मूव किया तो इधर वाटर पोटेंशियल कम हो गया हमारे स्पॉन्जी सेल्स में. स्पॉन्जी सेल्स विल ड्रॉ वाटर फ्रॉम द सेल्स ऑफ द जाइलम ऑफ द लीफ के अंदर जो जाइलम टिश्यूज़ हैं उससे पानी को ये ड्रॉ कर अपनी तरफ खींचेगा. जब जाइलम लीफ जाइलम में ऑटोमेटिकली पानी वाटर पोटेंशियल कम हो जाएगा तो वो पानी को स्टेम के जो जाइलम है, मतलब ये कंटिन्यूस मौजूद हैं, कनेक्टेड हैं. मतलब जाइलम लीफ जाइलम जो है वो स्टेम जाइलम के साथ कनेक्टेड है और फिर स्टेम जाइलम जो है वो रूट जाइलम के साथ कनेक्टेड है. तो लीफ के जो जाइलम है वो लीफ के जाइलम स्टेम के जाइलम से पानी को खींचेंगे और फिर जाइलम स्टेम के जाइलम जो है वो रूट के जाइलम से पानी को खींचेंगे. तो इस तरह से कंटिन्यूसली वाटर जो है वो रूट में एब्जॉर्ब होकर स्टेम जाइलम से लीफ जाइलम से जो है स्पॉन्जी पैरेन्काइमा उससे जो है फिर इंटरसेलुलर स्पेसेस से स्टोमा के ज़रिए से बाहर आ जाता है. सो दिस इज़ कॉल्ड स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन. ठीक है. सेकेंड है हमारे पास लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन. लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन क्या है, थ्रू दिस ट्रांसपायरेशन विच इज़ डन बाय द लेंटिसेल्स. लेंटिसेल्स क्या है, दिस स्मॉल ओपनिंग्स विच आर प्रेजेंट ऑन द स्टेम के ऊपर बहुत ही छोटे छोटे माइन्यूट बहुत और तादाद में ये स्टोमेटा के मुकाबले में कम होते हैं. तो ये लेंटिसेल्स जो हैं आपको पता है कि
स्टेम के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ होती है, सेकेंडरी ग्रोथ की वजह से जो है उसका जो एपिडर्मिस है वो रप्चर हो जाएगा और वहाँ जो है छोटे छोटे मतलब ओपनिंग्स प्रोड्यूस हो जाएंगी और ये ओपनिंग जो है फिर हम इसको हम क्या नाम देते हैं लेंटिसेल्स का। तो इन लेंटिसेल्स से जो हो रहा है प्रोसेस ऑफ ट्रांसपायरेशन, तो इसको हम कहते हैं लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन, लेकिन ये बहुत कम होता है। तीसरी जो टाइप है हमारे पास है क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन। आपको पता है क्यूटिकल लेयर होती है, वैक्सी क्यूटिकल लेयर होती है और द अपर एपिडर्मिस के और यहाँ से जो पानी का मतलब इट इज़ मेंट फॉर टू 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 मतलब इसको एक तरह से कहना चाहिए कि ये होता है इसलिए कि ये पानी के लॉस को कम से कम होने दे, लेकिन फिर भी जो थोड़ी बहुत वाटर इस एवेपोरेट हो रहा है इसके ज़रिए से, तो दैट टाइप ऑफ ट्रांसपायरेशन विल बी कॉल्ड क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन। ये ना होने के बराबर हो जाता है। ठीक है, सो स्टूडेंट्स ये तो था ट्रांसपायरेशन की टाइप्स के हवाले से। अब हम देखते हैं कि द 4 फैक्टर्स हैं जो कि हमारे पास रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन को वो करता है, अफेक्ट करता है। सबसे फर्स्ट वन है लाइट इंटेंसिटी, सेकंड वन है टेम्परेचर, थर्ड वन है ह्यूमिडिटी और फोर्थ वन है हमारे पास विंड। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अपनी लाइट इंटेंसिटी को। लाइट इंटेंसिटी का डायरेक्ट रिलेशन है, मतलब लाइट इंटेंसिटी बढ़ेगी तो ट्रांसपायरेशन का रेट भी बढ़ेगा। वजह उसकी क्या है कि मोर लाइट कॉज मोर स्टोमेटा टू ओपन। आपने मेरे पिछले लेक्चर्स में देखा होगा ना कि हाउ लाइट रेगुलेट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा। तो उसमें हमने देखा ना कि जब लाइट होगी तो स्टोमेटा ओपन होंगे, जब स्टोमेटा ओपन होंगे तो लार्ज सरफेस एरिया होगा फॉर एवोपरेशन ऑफ वाटर, तो पानी ज़्यादा से ज़्यादा वो होगा, एवोपरेट होगा। सो लाइट इंटेंसिटी जो है वो डायरेक्टली रिलेशन, उसका डायरेक्ट रिलेशन है जो है ट्रांसपायरेशन के साथ। लाइट इंटेंसिटी बढ़ेगी तो ट्रांसपायरेशन का रेट भी बढ़ेगा। सेकंड हमारे पास फैक्टर है वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर का भी डायरेक्टली रिलेटेड है, डायरेक्टली रिलेटेड है यानी कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो ट्रांसपायरेशन का रेट भी बढ़ेगा। अच्छा, वजह उसकी क्या है, मोर हीट मोर काइनेटिक एनर्जी। जब एनर्जी हीट ज़्यादा होती है तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है। अब वाटर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो उनकी जब काइनेटिक एनर्जी उसकी बढ़ जाती है तो फास्टर मूवमेंट उसकी स्टार्ट हो जाती है। फास्टर मूविंग मॉलिक्यूल जब होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा मूवमेंट होगी वाटर मॉलिक्यूल्स की, ज़्यादा से ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो इंटरसेलुलर स्पेसेस से स्टोमेटा के ज़रिए से बाहर निकलेंगे और जितनी ज़्यादा ये मूवमेंट ज़्यादा होगी उतना ही जो है फिर जो हमने पीछे इधर देखा ना कि किस तरह से फिर वाटर जो है वो पीछे से खींचेगा और लीफ के जायरम जो है वो स्टेम के जायरम से पानी को खींचेगा और वो रूट के जायरम से। तो इस तरह से यानी कि टेम्परेचर जितना बढ़ेगा वाटर की जो मूवमेंट है वो ज़्यादा होगी फ्रॉम इनर टू आउटर साइड। तो इस तरह से हमारे पास ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये फैक्टर भी। ठीक है, दोनों का डायरेक्ट रिलेशन है। फिर थर्ड जो हमारे पास फैक्टर है वो ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी जो है क्या है, ह्यूमिडिटी मतलब अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के अंदर अगर ह्यूमिडिटी जितनी वाटर वेपर ज़्यादा होंगी तो हम कहते हैं ह्यूमिड एयर है। ठीक है, तो इसका इनडायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ट्रांसपायरेशन। यानी कि जब ह्यूमिडिटी बढ़ेगी आउटर सर्फ एरिया में तो हमारा जो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन है वो कम होगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं आपको समझाऊंगी कि अगर सपोज़ यहाँ हमारा ये आउटर स्पेस है, यहाँ पे वाटर की मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हैं। ठीक है, ये मैं यहाँ पे आपको वो कर दूँ कि सपोज़ ये वाटर की मॉलिक्यूल्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, और यहाँ पे कम है, तो क्या होगा, हमने पढ़ा है ना कि वाटर पोटेंशियल, तो यहाँ वाटर पोटेंशियल ज़्यादा है, वहाँ वाटर पोटेंशियल कम है, तो पानी जो है वो अंदर से बाहर नहीं आएगा। सो इसलिए हम फिर कहते हैं कि ये मतलब हमारा जो कह सकते हैं, या मतलब सपोज़ हम कह दें कि इधर भी तकरीबन उतने ही हैं जितने कि बाहर वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। तो क्या होगा कि जो वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट है, मतलब जो डिफरेंस है यहाँ वाटर पोटेंशियल का यहाँ वाटर पोटेंशियल का ग्रेडियंट डिफरेंस कम हो जाता है। तो जब कम हो जाएगा तो वाटर की मूवमेंट भी कम हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ हमने क्या देखा कि ह्यूमिडिटी मोर वाटर वेपर्स इन एयर विल मेक वाटर पोटेंशियल मोर पॉजिटिव। जितना ज़्यादा वाटर वेपर्स बाहर होंगे तो वाटर पोटेंशियल भी ज़्यादा होगा आउटसाइड ऑफ द लीफ, और ये रिड्यूस करते हैं वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट को, यानी कि आउटसाइड इनसाइड जो वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है, डिफरेंस होता है, फ़र्क होता है, वो कम हो जाता है और इस तरह से लेस एवेपोरेशन होती है थ्रू ट्रांसपायरेशन। तो ह्यूमिडिटी जो है जितनी ज़्यादा होगी उतनी कम ट्रांसपायरेशन होगी, जितनी ह्यूमिडिटी कम होगी बाहर उतनी रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन फिर बढ़ेगा। तीसरी चीज़ हमारे पास है विंड। विंड जो है एयर इन मोशन इज कॉल्ड विंड। तो जब मतलब ये भी इन्वर्सली प्रोपोर्शन है, जितना ज़्यादा विंडी डे होगा यानी कि हवा ज़्यादा चलेगी तो अच्छा ये मैंने गलत वो किया है, तो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन जो है
नहीं सॉरी, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि जितना ज़्यादा हमारे पास होता है क्या कहते हैं हमारे पास जितना जितना विंडी होगा उतना ही रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन भी बढ़ेगा। किस तरह से कि हमारे पास मतलब दोनों वाटर विंड ज़्यादा होगा तो ट्रांसपायरेशन, मोर विंड विल ब्लो अवे ह्यूमिड एयर कंटेनिंग वाटर वेपर्स देयर फॉर मेंटेनिंग वाटर ग्रेडियंट मोर एवेपर, तो एवेपोरेशन ज़्यादा होगी। ठीक है, हमने यहाँ देखा ना कि अगर हम कहें कि यहाँ पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, तो अगर हवा चल रही है, हवा इस रुख में चल रही है, ठीक है, तो हवा क्या करेगा, इस ह्यूमिड एयर को अपने साथ यहाँ ब्लो कर देगा। ठीक है, अब ये सारी ह्यूमिडिटी यहाँ से मतलब जब सिर्फ हवा नहीं गई, मतलब हवा ने अपने साथ मॉइस्चर भी यहाँ से इधर ले गया है। ठीक है, अब ये मॉइस्चर को अपने साथ यहाँ कहीं ले गया है, तो यहाँ पे ह्यूमिडिटी कम हो गई। जितनी ह्यूमिडिटी कम हो जाएगी तो अंदर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी, तो जो वाटर है वो बाहर से अंदर से बाहर की तरफ एवेपोरेट होना स्टार्ट हो गया। तो ग्रेडियंट मतलब यहाँ पे वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट डेवलप हो जाएगा थ्रू विंड, हवा चलने से। अगर हवा नहीं चलेगी तो फिर ये तो ह्यूमिड एयर यहीं पे ही रहेगी, तो फिर हमारे पास विंडी डे नहीं होगा, तो एवेपोरेशन का जो रेट है वो भी कम होगा, यानी कि ट्रांसपायरेशन भी कम होगी। ठीक है, समझ आ गई। तो इस तरह से ये 4 फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन को। अब हम देखते हैं कि स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता है कि प्लांट्स जो हैं वो डिफरेंट काइंड्स के हैं। अब बहुत बड़े बड़े ट्रीज़ भी हैं। ट्रीज़ में आप देखते हैं कि बहुत हाइट अप टू 30 मीटर्स हाइट के जो ट्रीज़ होते हैं, तो किस तरह से हमारे पास मूवमेंट ऑफ वाटर अप द जाइलम इन लार्ज ट्रीज़ अगेंस्ट ग्रेविटी। और आपको पता है ग्रेविटेशन पुल होता है, फोर्स होती है। ग्रेविटेशन पुल क्या करता है, ये हर चीज़ को अपनी तरफ खींचता है, तो वाटर मॉलिक्यूल्स को भी अपनी तरफ ग्रेविटेशन पुल जो है ये अपने आप को अपनी तरफ जो है वो उसको पुल करता है। सो अगेंस्ट दिस ग्रेविटेशन पुल, हाउ इज़ इट पॉसिबल दैट दिस वाटर इज़ मूविंग फ्रॉम रूट्स towards stem, and then through stem it will reach towards leaves, और leaves से फिर बाहर की तरफ एवापोरेट हो जाता है। तो कंडक्शन आपको पता है ना कि वाटर कंडक्शन किस में होती है, जाइलम के अंदर होती है। तो जाइलम किस तरह से इसको हेल्प करता है इन मूवमेंट ऑफ वाटर अप अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल पुल। तो उसको हम देखते हैं कि हमारे पास सबसे बेस्ट जो थ्योरी है वो है कोहेजन टेंशन थ्योरी। तो कोहेजन टेंशन थ्योरी को में हम मतलब कलेक्टिवली हम कहते हैं कि इसमें 3 फोर्सेस हेल्प करती हैं। एक को हम कहते हैं कोहेसिव फोर्स, एक को हम कहते हैं एडहेसिव फोर्स, और तीसरी जो है हमारे पास रूट प्रेशर। ठीक है, अब कोहेसिव जो है वो हमको कोहेजन इसलिए इधर से इसका कोहेजन टेंशन थ्योरी का नाम भी पड़ा है। अब कोहेजन क्या चीज़ है, ये कोहेसिव फोर्स क्या है, आपको पता है ना कि वाटर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो डायपोलर होते हैं। डायपोलर का मतलब ये कि उसके ऊपर दो जो पार्शियल चार्ज आ जाता है, ये उसका ऑक्सीजन है और ये दो उसकी हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव और जो हमारा हाइड्रोजन उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। सो दिस मेक इट डायपोलर। इसके ऊपर इसके 2 पोल्स हैं, ये इसका नेगेटिव पोल और ये इसका पॉजिटिव पोल। तो ये जो डायपोलर जो मॉलिक्यूल है, इनके जो नेगेटिव पोल है वो और पॉजिटिव पोल आपस में एक वीक बॉन्ड के ज़रिए से आपस में एक दूसरे के साथ अटैच्ड होते हैं। दिस इज़ कॉल्ड वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को मैंने यहाँ पे डॉटेड लाइन से शो किया हुआ है, ब्लू डॉटेड लाइन से। तो दिस हाइड्रोजन बॉन्ड will stick the water molecules with each other। इन हाइड्रोजन बॉन्ड के ज़रिए से एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ चिपका हुआ है, दूसरा तीसरे के साथ, तीसरा चौथे के साथ, इस तरह एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये जाइलम का मैंने शो किया हुआ है कि जाइलम कॉलम है, जाइलम टिश्यू है, जाइलम का जो ट्यूब है उसके अंदर जो है ये वाटर के मॉलिक्यूल्स किस तरह से एक कंटिन्यूस कॉलम में। ठीक है, मतलब कहते हैं कि दिस मतलब कोहेसिव फोर्स है बिटवीन डायपोलर जो वाटर मॉलिक्यूल है, दिस क्रिएट्स कोहेजन between water molecules stick together, therefore water travel up the xylem। ठीक है, as a continuous water कॉलम, कि ये एक कंटिन्यूस कॉलम का मतलब कि आपस में ये सारे जुड़े हुए हैं, सारे मॉलिक्यूल्स वाटर के आपस में जुड़े हुए हैं। किसकी वजह से, कोहेजन की वजह से, कोहेसिव फोर्स की वजह से। कोहेसिव फोर्स मौजूद है इनके दरमियान। तो इस तरह से इस कोहेसिव फोर्स की वजह से ये आपस में जुड़े हुए हैं और एक कंटिन्यूस वाटर कॉलम जिसमें ब्रेक नहीं आता, जो कि टूटता नहीं है, और ये कंटिन्यूसली
एक वाटर अगर मॉलिक्यूल ऊपर खींच रहा है तो दूसरा वाटर मॉलिक्यूल नीचे वाले को भी अपनी तरफ पुल कर रहा है, मतलब ये इसको खींच रहा है, ये इसको खींच रहा है, ये अपने से नीचे वाले को खींच रहा है। तो इस तरह से ये एक कंटिन्यूस कॉलम में ये पानी जो है ऊपर मूव करता है। अच्छा जी, सेकंड चीज़ है हमारे पास एडहेसिव फोर्स। तो या इसको हम एडिशन या इसको हम कैपिलरिटी भी कहते हैं। कि आपको पता है कि एडहेसिव फोर्स कहते हैं कि व्हेन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच इज़ प्रेजेंट बिटवीन द dissimilar molecules. तो सपोज कि व्हेन वाटर मॉलिक्यूल स्टिक टू अनदर मॉलिक्यूल के वाटर मॉलिक्यूल किसी दूसरे मतलब जो मॉलिक्यूल उसके साथ स्टिक कर जाए। अब हमारे पास क्या है, ये जाइलम वॉल है, जाइलम वॉल के साथ ये जाके जो वाटर का मॉलिक्यूल है उसके साथ स्टिक किया हुआ है। तो मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद है बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल एंड जाइलम वॉल। तो इसको हम एडहेसिव फोर्स कहते हैं। इस एडिशन की वजह से क्या हो गया, इस एडिशन की वजह से कैपिलरिटी प्रोड्यूस होगी कि ये कैपिलरी एक्शन के ज़रिए से ना सिर्फ ये आपस में कोहेजन फोर्स की वजह से एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को आगे ऊपर खींच रहा है, बल्कि एडहेसिव फोर्स की वजह से ये जाइलम वॉल के साथ भी अटैच होके उसके साथ साथ अलॉन्ग द वॉल रेंग रहा है। ये जो मॉलिक्यूल्स के साथ हैं जाइलम वॉल की, तो ये अलॉन्ग द वॉल ये भी साथ साथ रेंग रहे हैं। अच्छा जी, तो दूसरा पॉइंट इसमें ये है कि हमारे पास द नैरोअर द जाइलम द बिगर द इम्पैक्ट ऑफ कैपिलरिटी। जितना जाइलम का जो विड्थ है वो कम होगी, नैरो होगा, जितना वो तंग होगा उतना ही कैपिलरिटी का जो इम्पैक्ट है, उसका जो फोर्स है, ताकत है, वो ज़्यादा बढ़ेगी। इसको मैंने इधर से आपको शो किया है कि एक टब लिया है, इसके अंदर हमने 3 वाटर बाथ टब है, उसमें 3 कैपिलरीज हैं, कैपिलरी ट्यूब्स हैं। एक का वेट सबसे ज़्यादा है, उसकी वेट इससे कम है, और ये इसकी सबसे कम है। तो वाटर जब जिसको हमने इन तीनों को वाटर में डिप करते हैं तो क्या होगा, वाटर विल स्टार्ट मूविंग इन साइड दिस कैपिलरी ट्यूब्स। तो जिसका विड्थ सबसे ज़्यादा है उसमें कम फासले तक पानी जाता है, जिसका कदरे कम है तो वो थोड़ा और पानी ऊपर तक ले जाता है, और जिसकी नैरो है तो उतना ही जो वाटर है वो ज़्यादा फासला तय करता है और ऊपर तक पानी चढ़ जाता है। ठीक है, तो एडहेसिव फोर्स की वजह से कैपिलरिटी एक्शन कैपिलरिटी प्रोड्यूस होती है, और जितना नैरो होगा उतना ही कैपिलरिटी का जो इम्पैक्ट है वो ज़्यादा होगा। ठीक है, और तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी जो है वो ऊपर तक जाएगा। तीसरी चीज़ है रूट प्रेशर। अब रूट प्रेशर क्या है, आपको पता है कि ये जैसे नाम से ज़्यादा, तो रूट में ही ये प्रेशर डेवलप होगा। एंड यू नो दैट वाटर इज़ प्रेजेंट इन द सॉइल एंड द पार्ट ऑफ द प्लांट विच इज़ प्रेजेंट इन द सॉइल, वो हमारे पास रूट्स होते हैं। तो रूट्स जो हैं उसके ऊपर रूट हेयर्स होते हैं। रूट हेयर्स जो हैं वो वाटर के साथ डायरेक्ट इन कांटेक्ट होते हैं। तो वाटर जो है ऑस्मोसिस के ज़रिए से रूट हेयर में जाएगा, रूट हेयर से जो है वो रूट के जाइलम के टिश्यूज़ तक जाएगा, और इस तरह से होते हुए रूट जाइलम से फिर ये जैसे ही पानी जो है ऑस्मोसिस के ज़रिए से रूट के सेल्स इसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो क्या होगा, जो वाटर वॉल्यूम होगा, वाटर का जो वॉल्यूम होगा वो इनसाइड रूट्स ज़्यादा हो जाएगा। जब पानी की मिकदार रूट्स के अंदर ज़्यादा हो जाएगी तो क्या होगा, रूट के अंदर एक प्रेशर डेवलप होगा। प्रेशर जब डेवलप होगा तो इस प्रेशर को हम कहते हैं रूट प्रेशर। और ये रूट प्रेशर क्या करेगा, ये ऊपर के जो वाटर मॉलिक्यूल ऊपर मौजूद हैं, तो नीचे से जो पानी के मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब हो रहे हैं वो उसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई करेगा, उसको पुल करेगा ऊपर, उसको बल्कि पुश करेगा। तो वो पुशिंग फोर्स के ज़रिए से नीचे से पानी को धकेलेगा कि ये ऊपर वाले पानी है उसको ऊपर की तरफ और धकेलेगा। तो इसको हम कहते हैं अपवर्ड मूवमेंट होगी रूट प्रेशर के ज़रिए से पानी की। तो रूट प्रेशर क्या है, बाय ऑस्मोसिस वाटर मूव्स इनटू रूट्स, it increases the volume of water, therefore water increase pressure inside root, this is called root pressure। कि ऑस्मोसिस के ज़रिए से जब पानी रूट्स के अंदर एब्जॉर्ब होता है तो ये इंक्रीज़ कर देता है वाटर के वॉल्यूम को इनसाइड रूट्स, और ये इंक्रीज़ कर देता है वाटर प्रेशर इनसाइड द रूट्स, और इसको हम रूट प्रेशर कहते हैं। और इससे क्या होगा, जब रूट प्रेशर डेवलप हो जाएगा, फोर्सेस वाटर अप अबव इट अपवर्ड्स। तो जो पानी इसके अबव जो अभी हमने रूट ने एब्जॉर्ब किया, तो पानी के मॉलिक्यूल जो उसके ऊपर पड़े हुए हैं उसको अपवर्ड फोर्स पुल करेगा या उसको पुश करेगा। ठीक है, उसको फोर्स नीचे से अप्लाई होगी और नीचे से पानी को ऊपर धकेला जाएगा। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें मिल के मतलब कोहेजन प्लस एडहेजन प्लस रूट प्रेशर, ये तीनों मिल के हमारे पास कोहेजन टेंशन थ्योरी को डेवलप करते हैं।
अब देखते हैं कि किस तरह से ये तीनों चीज़ें मिलके काम करती हैं। तो जब हम देखते हैं कि हमारे पास एवेपोरेशन, सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि एवेपोरेशन होती है। पानी की एवेपोरेशन होती है कहाँ से? एरियल पार्ट से। एरियल पार्ट से लॉस इन वाटर वॉल्यूम लोअर द प्रेशर। जब यहाँ से पानी निकलेगा तो इधर प्रेशर कम हो जाएगा हमारे लीव्स के अंदर। तो प्रेशर जब यहाँ पे वाटर प्रेशर जब कम हो गया तो पानी ज़ाहिर है नीचे जाइलम, जैसे मैंने ऊपर आपको डायग्राम में बताया कि जाइलम ऑफ द लीफ में पानी ज़्यादा होगा, फिर वहाँ से वो पानी को अपनी तरफ खींचेगा और वहाँ से जो है फिर वो जो स्टेम के जाइलम है उसमें पानी जो है वो जो ब्रांचेस हैं उनके मुकाबले में इधर ज़्यादा होगा, तो ये पानी यहाँ से खींचेंगे। तो इस तरह से जो है पानी जो है ऊपर खींचा जाएगा। तो पहला स्टेप हमारे पास ट्रांसपायरेशन में हमेशा जो है वो है मूवमेंट ऑफ वाटर अप द जाइलम में। सबसे पहले मतलब किस तरह से पानी जाइलम में अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल पुल ऊपर तक जाता है। तो सबसे पहला उसमें स्टेप है एवेपोरेशन। एवेपोरेशन होगी तो क्या होगा? दूसरा स्टेप ट्रांसपायरेशन स्टार्ट हो जाएगी। वाटर पुल्ड अप द जाइलम, तो ट्रांसपायरेशन का अमल स्टार्ट हो जाएगा कि पानी को नीचे से ऊपर जो है खींचना स्टार्ट हो जाएगा। और इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन द वाटर दे आर कोहेसिव, दिस कॉज अ कॉलम ऑफ वाटर विद इन द जाइलम। और आपको जैसे मैंने बताया ना कि जो है वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में कोहेसिव फोर्स की वजह से आपस में जुड़े हुए हैं। तो ये जो जितने भी मॉलिक्यूल्स जाइलम के अंदर हैं वो आपस में उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ है, मतलब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, स्टिक टुगेदर हैं। तो इस तरह से ये कंटिन्यूस फिल्म में, अनब्रेकेबल फिल्म में ये ऊपर की तरफ कंटिन्यूसली ये वाटर जा रहा होता है। तीसरा अमल जो होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स आल्सो हैव टू द हैव एडहेसिव force to the adhesion to the वॉल्स ऑफ द जाइलम। ठीक है, कि कोहेसिव फोर्स नहीं है, उधर एडहेसिव फोर्स भी हमारे पास है। तो इसकी वजह से क्या हो, दिस हेल्प्स एज पुल द वाटर कॉलम अपवर्ड। तो ये जो दोनों चीज़ें, एडहेसिव फोर्स और कोहेसिव फोर्स, दोनों मिल के पानी को ऊपर, जैसे हमने यहाँ देखा ना कि कोहेसिव फोर्स भी है अमंग द सिमिलर्स जो मॉलिक्यूल्स, और यहाँ पे डिससिमिलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान। तो ये दोनों ताकतें मिल के जो हैं पानी को जाइलम में ऊपर की तरफ चढ़ाएगा। तो इस तरह से हमारे पास पानी जो है वो ऊपर चढ़ता जाएगा। फिर जी जब ये पानी ऊपर चढ़ता है तो एज दिस कॉलम ऑफ वाटर इज़ पुल्ड अप द जाइलम इट क्रिएट्स टेंशन। तो जैसे जैसे पानी जो है इस जाइलम टिश्यूज़ के अंदर ऊपर जाता है तो ये एक टेंशन क्रिएट करता है। किसके ऊपर? इसकी वजह से जाइलम के वॉल के ऊपर एक टेंशन क्रिएट हो जाती है। ठीक है, जब पानी जाइलम के अंदर लीफ के ज़रिए से ऊपर की तरफ वो उसको खींच रहा है तो इसकी वजह से इन जाइलम के टिश्यूज़ के ऊपर एक वॉल के ऊपर एक टेंशन क्रिएट होती है। उस टेंशन से क्या होगा? पुलिंग द जाइलम इन टू, जाइलम के वॉल को वो एक दूसरे के करीब, मतलब उसको जाइलम के वॉल को भी खींचेगा अपनी तरफ, और उससे क्या हो जाएगा? जाइलम की जो वॉल है वो तंग हो जाएगी। ठीक है, मतलब कहने का क्या है कि जब ये पानी ऊपर खींच रहा है तो एक टेंशन क्रिएट होती है। इस टेंशन की वजह से क्या होता है? सपोज मैं यहाँ से दिखा रही हूँ कि ये जब पानी ऊपर जा रहा है तो ये जैसे जैसे इसको ये पानी ऊपर खींचता जा रहा है मॉलिक्यूल्स, तो वॉल्स के ऊपर एक टेंशन क्रिएट होती है। उस टेंशन की वजह से ये वॉल जो है इनवर्ड मूव कर लेती है, तो जब इनवर्ड मूव कर लेती है तो क्या हो जाएगा? ये तंग हो जाएगा। यानी कि सपोज़ पहले हमारा जाइलम का साइज़, सपोज़ हम कह रहे हैं कि सपोज़ ये जाइलम का साइज़ था, और जब ये पानी खींच रहा था तो सपोज़ ये नैरो हो जाता है। तो जितना जाइलम का साइज़ नैरो हो जाएगा, मतलब टेंशन की वजह से ये जो वॉल है ये अंदर की तरफ खींच गया है, मतलब एडहेसिव फोर्स की वजह से वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ अटैच थी। तो जब भी पानी ऊपर खींच रहा था तो साथ साथ में ये वॉल को भी थोड़ा अंदर की तरफ धकेल दिया। तो इस तरह से जो जाइलम के जो टिश्यूज़ हैं उसका जो डायमीटर है वो थोड़ा कम हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ से देख लिया कि जितना नैरो हो जाएगा उतना ही वाटर कॉलम ज़्यादा ऊपर अपवर्ड राइज करेगा। सो दिस विल हेल्प के अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल पुल, जो हमारा जो एडहेसिव फोर्स है, हमारी कोहेसिव फोर्स है, तो ये जो है हमारे पास ग्रेविटेशनल पुल के अगेंस्ट जो है जो वाटर है वो हमारे पास
रूट्स में एब्जॉर्ब होके ऊपर तक थ्रू स्टेम ब्रांचेस में, और ब्रांचेस से लीव्स की तरफ जाता है, और इस तरह से ये कंटिन्यूसली ट्रांसपायरेशन होती रहती है। और इस तरह से पानी जो है वो लार्ज ट्रीज़ में भी अगेंस्ट ग्रेविटी सॉइल से अप टू 30 मीटर्स की हाइट पे जितने भी ऊपर जितने लीव्स मौजूद हैं, हर पार्ट हर सेल की तरफ जो है वो पानी पहुंच जाता है। सो स्टूडेंट, दिस ऑल अबाउट ट्रांसपायरेशन। होपफुली कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। इसको दोबारा पढ़ें और इंशाल्लाह सुने, और आप लोगों को इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। साथ में मैं आपको एक और छोटी सी वीडियो सेंड करूँगी। वो जो है एक्सपेरिमेंट है कि किस तरह से रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन को हम करते हैं मैयर। तो पहले इसको देखें, फिर उसके बाद उसको भी देखें। थैंक यू सो मच।